नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी हमला हो, पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ ही जाता है। आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान मैच से एक दिन पहले लंदन में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 7 लोग मारे गए थे और करीब 50 लोग घायल हुए थे। आतंकवादियों ने लंदन ब्रिज पर पहले वैन से लोगों को कुचला, फिर वैन से निकलकर पास की मार्केट में लोगों की चाकुओं से मारकर हत्या की। ये फिदायीन आतंकवादी पुलिस के एक्शन में ढेर हो गए। आतंकवादियों की पहचान हुई है तो एक आतंकवादी के बारे में यह पता चला कि उसका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था। आज खबरदार में सबसे पहले आतंकियों के जन्मदाता पाकिस्तान का विश्लेषण करेंगे, जिसने लंदन ब्रिज हमले के गुनहगार को भी जन्म दिया था। पिछले साल में खुर्रम बट नाम का यह आतंकवादी 2 बार पाकिस्तान भी जा चुका था। Because he's white and he's English, he can go, but all of us that were just praying, we have to stay. पाकिस्तान में पैदा हुआ खुर्रम बट, ये वही आतंकवादी है जिसने शनिवार की रात को ब्रिटेन के लंदन ब्रिज को खून से लाल कर दिया था। खुर्रम बट के साथ 2 आतंकियों ने पहले लंदन ब्रिज पर चल रहे लोगों को तेज रफ्तार वैन से कुचला। Oh my God! फिर वैन से उतरकर पास के बरो मार्केट में लोगों को चाकुओं से गोद कर मार दिया। जो भी सामने दिख रहा था, ये आतंकी उसकी हत्या कर रहे थे। यह आतंक के नए तरीके की दहशत थी, जिसमें बंदूक नहीं बल्कि वैन और चाकुओं को हथियार बनाया गया। इस हमले में 7 लोग मारे गए, 50 से ज्यादा घायल हुए, जिनमें 36 अब भी अस्पताल में और इनमें 18 की हालत बेहद नाजुक है। 48 राउंड फायरिंग के बाद लंदन ब्रिज के तीनों आतंकवादी मारे गए, लेकिन हमले के 3 दिन बाद इन तीनों आतंकियों की पहचान सामने आई तो एक आतंकवादी उस पाकिस्तान का निकला जो दुनिया में आतंक की सबसे बड़ी फैक्ट्री है। 27 साल के पाकिस्तानी खुर्रम बट का खुर्रम बट पाकिस्तानी पंजाब के झेलम इलाके में पैदा हुआ था। खुर्रम बट का परिवार 90 के दशक में ब्रिटेन में नागरिकता लेकर बस गया था। शादीशुदा खुर्रम 2 बच्चों का पिता था और ईस्ट लंदन में सालों से रह रहा था। खुर्रम बट प्रतिबंधित जिहादी संगठन अल महाजुरून से जुड़ा हुआ था। खुर्रम बट उस व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ था जिसके लिंक 12 साल पहले लंदन हमले के एक फिदायीन आतंकी से थे। लंदन में 2005 में आत्मघाती हमले हुए थे, जिसमें 52 लोग मारे गए थे। लंदन में हुए इस आतंकी हमले के लिए फिदायीन आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भी गए थे। खुर्रम पिछले 8 साल में कई बार पाकिस्तान जा चुका था। 2015 में वो अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर सीरिया जाने वाला था। वो 2 साल से ब्रिटेन की एजेंसियों के रडार में था, लेकिन उसे पकड़ा नहीं गया। लेकिन सवाल सिर्फ पाकिस्तान में पैदा हुए लंदन हमले के आतंकवादी खुर्रम बट का ही नहीं है। सवाल पाकिस्तान में पैदा होने वाले आतंक का है। सवाल पाकिस्तान में पाले पोसे जाने वाले आतंक का है। कश्मीर से लेकर काबुल तक और काबुल से लेकर लंदन तक हर जगह आतंकवाद की फैक्ट्री पाकिस्तान का ही नाम है। काबुल में कुछ दिन पहले 150 लोगों की जान लेने वाले हमले में पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ था। आज अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि अफगानिस्तान आतंक को खत्म करने के लिए सबसे बात कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देने में लगा है। पाकिस्तान को अब भी लगता है कि उसका प्रायोजित आतंकवाद ऐसा हथियार है जिसे वो अपने मकसद को पूरा करने के लिए कभी भी स्विच ऑन या ऑफ कर सकता है। ब्रिटेन ने लंदन में देखा, अफगानिस्तान ने काबुल में देखा। हम कश्मीर में रोज देख रहे हैं। आतंक का पाकिस्तान कनेक्शन पूरी दुनिया में है। भारत तो पाकिस्तान के आतंक से निपट लेगा। ये दुनिया को सोचना है कि वो पाकिस्तान का क्या करे। कि आप पाकिस्तान को भारत के प्रिज्म से मत देखिए। हम सक्षम हैं, हम अपना मामला स्वयं संभाल लेंगे, लेकिन
आप ये देखिए कि क्या इंटरनेशनल टेररिज्म में किसी के तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं? अगर आप मानवता के प्रति इसको एक थ्रेट मानते, खतरा मानते हैं, तो फिर मिलजुल कर तय करिए। कश्मीर से लेकर काबुल और काबुल से लेकर लंदन तक आतंक दुनिया के हर कोने में है। ब्रिटेन में तो पिछले 3 महीने में 3 बड़े हमले हो चुके हैं। ब्रिटेन ने शनिवार के हमले के 3 हमलावरों में 2 मोरक्को और 1 पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी की पहचान। कम से कम एक चीज के लिए तो पाकिस्तान फेमस हो रहा है पूरी दुनिया में। वैसे कश्मीर से लेकर काबुल तक, काबुल से लेकर लंदन तक, हर जगह पाकिस्तान का आतंक किसी न किसी रूप में दिख जाता है। सवाल यह है कि ये दुनिया को क्यों नहीं दिखता। हम आपको लंदन हमले के पाकिस्तानी आतंकवादी खुर्रम बट के बारे में भी विस्तार से बताते हैं। खुर्रम बट का परिवार पाकिस्तानी पंजाब के झेलम में मुजाहिदाबाद नाम के गांव का है। उसका पिता झेलम के अपने गांव में फर्नीचर की दुकान चलाता था। 1988 में खुर्रम बट का परिवार ब्रिटेन में जाकर बस गया। उसने बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई की, लेकिन कई सालों से वो जिहाद से जुड़ गया। खुर्रम बट के पड़ोसियों ने बताया कि उसने कई बार दूसरे बच्चों को कट्टरपंथी बनाने की कोशिश की। कभी मिठाई देकर, धर्म परिवर्तन करने से लेकर पैसे देकर कट्टरपंथ की क्लास लेने की बातें भी हैं। पिछले 8 साल में खुर्रम बट 2 बार पाकिस्तान गया। 3 साल पहले भी वो पाकिस्तान गया था। 2015 में खुर्रम बट अपनी गर्भवती पत्नी को छोड़कर सीरिया जाने के लिए तैयार था। उस पर ब्रिटेन की एजेंसियां की नजर थी, फिर भी उसे पकड़ा नहीं गया। खुर्रम बट का भाई सैफ उस ग्रुप में काम करता था जिसे कट्टरपंथ से युवाओं को रोकने के लिए सरकार पैसा देती थी। यानी जो पाकिस्तानी परिवार कट्टरपंथ रोकने के नाम पर ब्रिटेन की सरकार से पैसा लेता था, उसी परिवार में खुर्रम बट जैसे आतंकवादी तैयार हो रहे थे और ब्रिटेन की एजेंसियां इसको बार बार नजरअंदाज करती रहीं। जबकि 2016 की डॉक्यूमेंट्री में खुर्रम बट अपने आतंकवादी साथियों के साथ आतंकवाद और जिहाद की खुराक लेते दिख रहा था। लेकिन बात पाकिस्तान की करेंगे, जो खुर्रम बट जैसे आतंकवादियों का ही जन्मदाता नहीं, बल्कि दुनिया में आतंकवाद का पुराना जन्मदाता है। लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का आतंकी चीफ हाफिज सईद आज भी पाकिस्तानी एजेंसियों के संरक्षण में आराम से रह रहा है। आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का आतंकी चीफ मौलाना मसूद अजहर आज भी पाकिस्तानी सेना के सेफ हाउस में। कश्मीर में आतंक फैलाने वाले हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ आतंकवादी सैयद सलाहुद्दीन भी पाकिस्तानी सेना के संरक्षण में रहता है। अफगानिस्तान में बार बार आतंकी हमले करने वाले आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के आतंकवादी और उसके आतंकी नेता पाकिस्तान में सुरक्षित हैं। अल-कायदा और अफगान तालिबान के कमांडरों को पाकिस्तानी सेना और ISI सुरक्षित पनाहगाह ही नहीं बल्कि मिलिट्री सप्लाई तक करती है। उसामा बिन लादेन सहित अल-कायदा और तालिबान के कई बड़े आतंकवादी पाकिस्तान में छुपे हुए पाए गए थे। बांग्लादेश में पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन को सपोर्ट करती रही है। पाकिस्तान अपनी जमीन पर आतंकवादी को तो पालता पोसता है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े आतंकी हमलों में उसका कनेक्शन लगातार सामने आता रहा है। लंदन में 7 जुलाई 2005 को हुए सीरियल ब्लास्ट के 2 आतंकवादी इन धमाकों के 1 साल पहले पाकिस्तान के कराची गए थे। लंदन में जुलाई 2005 में अंडरग्राउंड मेट्रो और बसों में सीरियल ब्लास्ट में 52 लोग मारे गए थे। 700 से ज्यादा घायल हुए थे। नवंबर 2016 में अमेरिका की ओहायो यूनिवर्सिटी में आतंकी हमला करने वाला अब्दुल रज़ाक का पाकिस्तानी कनेक्शन था। अब्दुल रज़ाक सोमालिया का नागरिक था। 2 साल पहले अमेरिका आया था और अमेरिका आने से पहले 7 साल पाकिस्तान में रहा था। पिछले साल सऊदी अरब ने आतंकी गतिविधियों में पाकिस्तानियों के पकड़े जाने पर करीब 40,000 पाकिस्तानियों को वापस भेज दिया था। सऊदी अरब ने 2016 में जेद्दा शहर के अल जवाहरा स्टेडियम में आतंकी धमाका करने का प्लान बनाते 2 पाकिस्तानियों को पकड़ा था। खबरदार में अब संक्षिप्त विश्लेषण अरब के शेखों के बीच उस खटर पटर का जिसमें सबसे अमीर देशों में गिने जाने वाले कतर को कूटनीतिक तौर पर घेर लिया गया है। इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और आतंकवादी संगठनों को मदद देने के आरोप में 8 देशों ने कतर से अपने हर तरह के कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए हैं। इनमें सऊदी अरब, इजिप्ट, बहरीन, UAE, यमन, लीबिया, मालदीव, मॉरिशस शामिल हैं। इसमें कतर के नागरिकों को वापस जाने के लिए 14 दिन का वक्त दिया गया है। कतर की हवाई सेवा कतर एयरवेज को कोई रास्ता नहीं देने और प्रतिबंध लगा दिया गया है।
सऊदी अरब और यूएई ने कतर के बैंकों के साथ होने वाली डीलिंग बंद कर दी है, लेकिन अरब देशों की इस लड़ाई में भारत किधर है, ये सवाल बड़ा है, क्योंकि कतर में सबसे बड़ी आबादी भारतीयों की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कतर दौरे पर गए थे, जहां पर उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 7 क्षेत्रों में समझौते किए थे। कतर के अमीर भी 2015 में भारत आ चुके हैं। भारतीय कंपनियां कतर के रोड, रेल और मेट्रो प्रोजेक्ट में काम कर रही हैं। हालांकि भारत पर उतना असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन कतर में रहने वाले भारतीय आसपास के देशों में फिलहाल नहीं जा सकेंगे। कतर की राजधानी दोहा के लिए भी भारत की उड़ान सेवाओं पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये उड़ान सेवाएं उन अरब देशों के रूट से नहीं जाती हैं जिन्होंने कतर की हवाई सेवा पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत के लिए फिलहाल कूटनीतिक बैलेंस जरूरी है, क्योंकि अरब देशों में हर देश के साथ भारत के संबंध अच्छे हैं। जब प्रधानमंत्री दौरे पर गए थे, उस दौरान वहां पर जो भारतीय रहते हैं उनसे मुलाकात की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक है। दुनिया में प्रति व्यक्ति आय के मामले में कतर नंबर 1 है। दुनिया में तीसरा बड़ा गैस भंडार कतर के पास ही है। हम आपको कतर से भारत के संबंधों के बारे में भी बताते हैं। कतर की आबादी करीब 27 लाख है, जिनमें करीब 6.5 लाख भारतीय हैं। कतर की कुल आबादी का करीब 22% भारतीय मूल के लोग हैं। कतर में काम करने वाले भारतीय हर साल करीब 27,000 करोड़ रुपए की कमाई भारत भेजते हैं। जापान और दक्षिण कोरिया के बाद कतर का सबसे ज्यादा निर्यात भारत को होता है। कतर से भारत बड़ी मात्रा में तेल, गैस, अमोनिया और यूरिया खरीदता है। भारत हर साल जितनी गैस खरीदता है उसका 65% हिस्सा कतर से आता है। कतर में भारत की बड़ी आईटी कंपनियां, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां, बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां काम करती हैं। कतर एयरवेज भारत के 13 शहरों में हवाई उड़ान की सेवा देती है। जून 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहा गए थे, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 7 समझौते। आजकल हमारे देश के कई बुद्धिजीवियों को सेना की बुराई करने की बीमारी लगी हुई है, जिनका पूरा फोकस बस किसी न किसी तरह भारतीय सेना को भला बुरा कहकर चर्चा में आने पर लगा रहता है। ऐसे ही एक बुद्धिजीवी है मशहूर इतिहासकार पार्था चैटर्जी, जिन्हें लगता है कि मेजर गोगोई ने पत्थरबाजों से अपने सैनिकों की जान बचाने के लिए मानव ढाल बनाकर जो किया वो जलियांवाला बाग कांड से कम नहीं था। पार्था चैटर्जी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने मेजर गोगोई को सम्मानित करने के लिए सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की तुलना जनरल डायर से कर दी। वही डायर जिसने जलियांवाला बाग में सैकड़ों निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था। अपने इन सेना विरोधी विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए पार्था चैटर्जी ने एक न्यूज पोर्टल पर लंबा चौड़ा लेख लिखा और उसमें ऐसे ऐसे कुतर्क दिए हैं कि जिन्हें पढ़कर गुस्सा भी आता है और हंसी भी। इसीलिए अब हम मशहूर इतिहासकार पार्था चैटर्जी के विचारों और भारतीय सेना के साहस और समझदारी का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। I have said what I wanted to say. I have made my argument as clearly and as precisely as I could in my article. I have nothing more to add to it at this point. If I do, I will write again in print. ये है कोलंबिया यूनिवर्सिटी के मानद प्रोफेसर और भारत के नामी गिरामी इतिहासकार पार्था चैटर्जी, जिन्होंने सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की जलियांवाला बाग के शैतान जनरल डायर से तुलना करके अपने बुद्धिजीवी नहीं बल्कि अपने बुद्धिहीन विचारों का ही ढिंढोरा पीटा है। एक न्यूज पोर्टल पर पार्था चैटर्जी ने अपने विचार कुछ यूं प्रकट किए हैं। कश्मीर जनरल डायर मोमेंट से गुजर रहा है। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे ब्रिटिश सेना के तर्क और कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई का बचाव दोनों एक जैसे हैं। ज्यादा लोगों के लिए ये यकीन करना मुश्किल है कि एक देश होने के नाते हम जनरल डायर के काल में पहुंच गए हैं। जाहिर है पार्था चैटर्जी जनरल डायर की तुलना सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत से कर रहे हैं। हद है। खुद को बड़ा इतिहासकार मानने वाले पार्था चैटर्जी को इतिहास का बेसिक ज्ञान भी नहीं है। जनरल डायर की तुलना जनरल बिपिन रावत से करके उन्होंने अपनी भ्रष्ट हो चुकी बुद्धि का नमूना पेश किया है।
ये कमबख्त कुछ बोला था जिस समय कि वो आर्मी का एक जवान ऑफिसर कैप्टन मारा गया था पकड़ करके? इस समय कहाँ था? ये चुप था ना ये कमबख्त। अभी कहता है कि जनरल डायर। देखिए आर्मी चीफ ने जो किया और मेजर गोगोई ने जो किया, मैं उसके साथ हूं। इतिहासकार पार्था चटर्जी की बुद्धि फिरने का कारण बना है वही वीडियो जिसमें मेजर लेतुल गोगोई की समझदारी के चलते भारतीय सेना ने पत्थरबाजों की भीड़ को बिना एक बूंद खून बहाए काबू कर लिया। लेकिन पार्था चटर्जी की जुबान बेकाबू हो गई और जब मेजर लेतुल गोगोई ने इस घटना का ब्यौरेवार विवरण देश को बताया तो पार्था चटर्जी के विचारों में आग लग गई। आप देखिए, भारत की जो आर्मी है वो विश्व की सबसे अच्छी आर्मी है और भारत के आर्मी चीफ को इस प्रकार से जनरल डायर के साथ कंपेयर करना, क्या संदेश भेजना चाहते हैं विश्व में? जनरल डायर एक हत्यारा था, निर्दोष निहत्थे लोगों का, महिला पुरुष बच्चों का जिस प्रकार से संहार किया था ये पूरा विश्व जानता है। मेजर गोगोई ने जिस प्रकार से कश्मीर में लोगों को बचाया, बताइए, बचाने वाला और मारने वाला दोनों को कंपेयर करना क्या ये उचित है? क्या ये बुद्धिमत्ता है? यह सवाल उठता है। जो पार्था चटर्जी पत्थरबाजों को निहत्था मानते हो उन्हें कम से कम एक बार पत्थरों की बौछार का सामना करने का साहस करना चाहिए। शायद पार्था चटर्जी ने कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों को पत्थरबाज और प्रदर्शनकारियों से धैर्य के साथ निपटने का वीडियो नहीं देखा। शायद पार्था चटर्जी कश्मीर के युवा लेफ्टिनेंट उमर फयाज को नहीं। पार्था चटर्जी अपने ही देश की सेना पर सवाल उठाकर सेना से नहीं बल्कि देश से गद्दारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि पार्था चटर्जी को पत्थरबाजों के मानवाधिकार से ही मतलब है, सैनिकों के मानवाधिकार को तो वो मानते ही नहीं। लेकिन क्या पार्था चटर्जी आर्मी चीफ के इस सवाल का जवाब दे पाएंगे? लोग हम पर पथराव कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं। ऐसे में जब मेरे सैनिक मुझसे पूछते हैं कि हम क्या करें, तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि बस इंतजार करिए और जान दे दीजिए? मैं राष्ट्रीय ध्वज के साथ एक अच्छा ताबूत लेकर आऊंगा और सम्मान के साथ शव को आपके घर भेजूंगा। तो बताइए पार्था चटर्जी साहब, क्या जवाब है आपके पास और क्या तर्क है जनरल डायर की तुलना आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत से करने की? I have said what I wanted to say. I have made my argument as clearly and as precisely as I could in my article. I have nothing more to add to it at this point. If I do, I will write again in print. पार्था चटर्जी ने देशद्रोही विचारों को शब्दों में पिरोकर उन्हें इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दिया है। लेकिन पार्था चटर्जी जैसे गद्दार विचारों वाले लोगों की कोई कमी नहीं। टीएमसी ने तो खुलकर पार्था चटर्जी के विचारों का समर्थन जता दिया है। That is his personal opinion and he is entitled to it, which I respect. As a politician, I feel that tying a Kashmiri Farooq Ahmed Dar to the bonnet of an army jeep to prevent the stones throwers from carrying on with their activities was a very, very wrong move. सीपीएम के मुखपत्र पीपुल्स डेमोक्रेसी के एडिटोरियल में भी पार्था चटर्जी के सेना विरोधी विचारों का खुलकर समर्थन किया गया है। प्रकाश कारात इसके एडिटर हैं जो लिखते हैं, दुर्भाग्य से आर्मी चीफ विपिन रावत मोदी सरकार के दृष्टिकोण को दर्शा रहे हैं, जिसका मकसद कश्मीर में सेना के जरिए कश्मीरी लोगों को दबाना है। कश्मीरी नागरिकों के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई के सरकार के फैसले का आंख बंद करके पालन करना न सिर्फ कश्मीर के लोगों बल्कि खुद सेना को भी नुकसान पहुंचाने वाला है। सेना के खिलाफ सीपीएम के ऐसे सुर सुनकर हैरानी नहीं होती। हैरानी तब होती है जब अपने विचारों पर उठे सवालों से प्रकाश कारात मुंह छिपाकर भागते हैं। Why did you back the Indian Army? Why are you shying away from backing the Indian Army? Why are you shying away from backing the Indian Army? We are asking a simple question. You can ask me anything and I'll written it and write it. पार्था चटर्जी जैसे बुद्धिजीवी और सीपीएम जैसे राजनीतिक दलों के रहते देश को बाहरी शत्रुओं की कोई जरूरत ही नहीं है। देश से दुश्मनी निभाने में पाकिस्तान भी इनके आगे पानी भरता नजर आता है। आज तक ब्यूरो। पार्था चटर्जी ने अपने लंबे चौड़े लेख में विस्तार से भारतीय सेना को ब्रिटिश इंडियन आर्मी और जनरल बिपिन रावत को जनरल डायर साबित करने की कोशिश की, लेकिन हमें बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शायद उन्हें इतिहास का ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए हम उनके ज्ञान में ऐतिहासिक इजाफा करने के लिए कुछ बातें उनको समझाना चाहते हैं।
जलियांवाला बाग कांड में जनरल डायर ने निहत्थे भारतीयों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, जबकि सेना में मेजर लिटिल गोगोई की तरफ से पत्थरबाजों की भीड़ को काबू में करने के लिए गोली चलाने का आदेश नहीं दिया गया था। जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भारतीयों पर गोलियां चलवाई थी। मेजर गोगोई ने पत्थरबाजों की भड़की हुई भीड़ पर एक भी गोली नहीं चलाई। जनरल डायर 900 से ज्यादा निर्दोष भारतीयों की हत्या का जिम्मेदार था। मेजर गोगोई ने पत्थरबाजों को काबू में करने के लिए मानव ढाल बनाई और किसी पत्थरबाज का एक बूंद भी खून नहीं बहा। तो आखिर फिर पार्था चैटर्जी को ऐसा न जाने क्या महसूस हुआ कि उन्होंने कश्मीर में सेना की कार्रवाई की तुलना जलियांवाला बाग कांड से और आर्मी चीफ की तुलना डायर से कर दी। और हैरानी इस बात की भी है कि पार्था चैटर्जी अब भी अपने विचारों पर कायम है। हमें समझ नहीं आता कि आखिर पार्था चैटर्जी को डायर और आर्मी चीफ बिपिन रावत में ऐसी कौन सी समानता नजर आ गई कि वो सेना के इतने बड़े विरोधी बनकर देश के सामने आ गए। देश उनसे इस सवाल के जवाब की उम्मीद रखता है। आज नहीं तो कल उन्हें देश को जवाब देना पड़ेगा। देश के नेताओं की गाड़ियों से लाल बत्ती कब की उतर चुकी है, लेकिन नेताओं के सिर चढ़ा वीवीआईपी कल्चर वाला बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं लेता। इसका एक बेहतरीन उदाहरण आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में उस वक्त देखने को मिला जब मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक अपने वीआईपी स्टेटस पर आंच आते देख ट्रैफिक पुलिसकर्मियों से भिड़ गए। घटना लखनऊ के बापू भवन चौराहे की है, जहां बीजेपी विधायक श्रीराम सोनकर अपनी हूटर लगी लग्जरी कार में अपने लाव लश्कर के साथ ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए गुजर रहे थे। रॉन्ग साइड से जा रहे विधायक के काफिले को जब ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने रोका तो विधायक से भिड़ गए और हाथापाई पर उतर आए। इसके बाद विधायक के गुर्गों ने भी ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से हाथापाई की। दरअसल विधायक इस बात पर गुस्सा हुए कि एक पुलिस वाले ने उन्हें रोका कैसे। बस इसी बात पर भड़के विधायक कि जब पुलिस वालों ने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी तो विधायक रौब में आ गए। ये पूरी घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं। कर सकती अरे आप गाड़ी चलाइए मेरे ऊपर। लखनऊ में बीजेपी विधायक की करतूत ने एक बार फिर बता दिया है कि लाल बत्ती पर बैन लगाने से वीवीआईपी कल्चर की बोलती बिल्कुल भी बंद नहीं हुई है। आपने ध्यान दिया होगा कि ट्रैफिक पुलिस वालों पर रौब झाड़ने वाले विधायक जिस गाड़ी से चल रहे थे उस गाड़ी पर लाल बत्ती की जगह हूटर ने ले ली है। यानी लाल बत्ती बुझ गई तो नेताओं के मन में हूटर बजने लगे। अब हम आपको उत्तर प्रदेश के मंत्रियों के मन में बज रहे हूटर की आवाज सुनाएंगे, जो अब वीआईपी कल्चर की नई पहचान बन गए हैं। हमने योगी सरकार के 2 मंत्रियों को उनके हूटर वाले काफिले के साथ ट्रैक किया, जो जहां जाते हैं हूटर बजाते हुए जाते हैं। लाल बत्ती गुल, हूटर चालू। हूटर का शोर मचाते निकलता गाड़ियों का यह काफिला उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह का है। हूटर की आवाज से थोड़ा ध्यान हटाइए, आसपास के माहौल पर नजर दौड़ाइए। काफिला पगडंडी पर, आसपास न कोई इंसान और न कोई और गाड़ी, लेकिन हूटर ऐसे बज रहा है जैसे मंत्री जी की गाड़ी किसी जाम में फंस गई हो। खैर, हूटर बजाते बजाते योगी सरकार के सिंचाई मंत्री का काफिला बाराबंकी के घाघरा नदी के तट पर पहुंचा, जहां मंत्री जी ने कारपेट पर चलकर नदी के तटबंध का जायजा लिया। देश में जब से वीआईपी कल्चर की लाल बत्ती ऑफ हुई है, तब से नेताओं के मन में हूटर बजने लगे हैं। लाल बत्ती ना सही, हूटर से ही सही, भौकाल टाइट रहना चाहिए। अब जरा उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का नजारा देखिए। मुगलसराय इलाके में ग्रामीण अभियंत्रण मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। मंत्री महोदय के स्वागत में होर्डिंग्स भी लगी हैं और समर्थक बैंड बाजे और फूल मालाओं के साथ मंत्री जी के इंतजार में पलक पावड़े बिछाए खड़े हैं। फिर हूटर की तेज आवाज सुनाई देती है। दूर से ही पता चल जाता है कि मंत्री जी आ पहुंचे हैं। मंत्री जी के सम्मान में जिंदाबाद के नारे शुरू होते हैं। फिर मंत्री महोदय का काफिला हूटर बजाते हुए पहुंचता है। मंत्री जी के स्वागत का दौर शुरू होता है
और खत्म हो जाता है। मंत्री जी से हूटर पर सवाल पूछा जाता है। मैं जिस गाड़ी पे हूँ मंत्री की वही गाड़ी है, न मेरी गाड़ी में हूटर है, न मेरी गाड़ी में बत्ती है, न लाल लश्कर है। अब वो एक व्यवस्था है, आप खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं धूप में, तो इनके पास रुकना हमारा कर्तव्य है और आप हमारे आगे पीछे अगर चलें, मुझसे स्नेह रखें, तो एक व्यवस्था का ही अंग है, इसमें इसको बहुत अन्यथा भी नहीं लेना चाहिए। सर, आपको नहीं लगता कि हूटर की व्यवस्था भी खत्म कर देनी चाहिए? नहीं, ये निर्णय जैसे बत्ती का हुआ है, अगर ये निर्णय होगा तो हमें स्वीकार होगा। मंत्री जी ने हूटर पर अपने विचार प्रकट किए। इसके बाद गाड़ी में बैठे और हूटर बजाते हुए निकल गए। जाहिर है लाल बत्ती का मोह छोड़ना देश के नेताओं का दिल टूटने के बराबर था, लेकिन अब लाल बत्ती की कमी हूटर के जरिए पूरी की जा रही है। अभी तो मुझे नहीं लगता कि वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले एक मंत्री जी गए हैं, उनके आगे 3 गाड़ियां जो स्कॉट करती हुई गई हैं, और ये देखने से लगता है ये खत्म नहीं हुआ है। हूटर भी बंद होना चाहिए। जब वीआईपी कल्चर बंद हुआ है तो हूटर बंद होना चाहिए। जगह जगह जाम लग रहा था, वो जहां रुक रहे थे जाम लग रहा था, पीछे 1-1 किलोमीटर जाम लग जा रहा था। तो ये सब क्या है? ये सब वीआईपी कल्चर खत्म होने का तो हमें नहीं लगता कि हमारे देश में खत्म हुआ है वीआईपी कल्चर। लाल बत्ती पर बैन लगने से देश के नेताओं के वीआईपी दिल अब हूटर के मोह में पड़ गए हैं। वीआईपी कल्चर की प्रतीक लाल बत्ती का अंत हुआ तो अब हूटर का जन्म हो गया। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा के साथ चंदौली से उदय गुप्ता, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।